हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम जो डेप्रिसिएशन का जो है वो लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। सर, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है? मतलब ये कि कई बार ऐसा होता है कि फर्म या कंपनी जो होती है वो मशीनरी को अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करना चाहती है। कितने पे शो करना, किस पे शो करना चाहती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। और उसको एसेट्स यानी कि जो भी एसेट्स है उसमें से डेप्रिसिएशन घटा के शो नहीं करना चाहती है। तो देखो, कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। जब बैलेंस शीट बनाती है ना कंपनी, तो अगर मान के चलो हमने कोई मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए का, तो पहले साल का अगर डेप्रिसिएशन लग गया ना 10%, तो 10% लग गया तो 10,000 रुपए घटा के कितना रुपए शो करेगा? 90,000 रुपए। एक रास्ता तो ये है। और दूसरा रास्ता ये है कि कंपनी कहती है ना, मैं तो अपनी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए ही शो करूंगा अपने बुक में। सर, ये 1 लाख रुपए शो करने का लॉजिक क्या है? उसकी वैल्यू तो हर साल कम होती जाती है, तो कम शो होना चाहिए ना। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम होना चाहिए। पर सवाल ये है, कुछ कंपनी वाले इस तरह से अपने आप को सोचते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि सपोज अगर 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए कम हो गया 90, हर साल 10,000 रुपए कम होगा, 10 साल बाद मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ, 10 साल बाद मशीन खराब हो जाएगा, 10 साल बाद मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो नया मशीन खरीदना पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा? हाँ सर, खरीदना पड़ेगा। तो अब 10 साल बाद अचानक से दोबारा से 1 लाख रुपए इंतजाम करने में तो दिक्कत हो सकती है ना। तो एक काम करते हैं कि अभी से ही गुल्लक में पैसा जमा करते जाते हैं। तो अभी से अगर गुल्लक में पैसा जमा करेंगे ना, कितना जमा करेंगे सर? जितना इसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है ना, उतना ही गुल्लक में पैसा जमा कर दो। कहाँ कर दो जमा? गुल्लक में। ये हमारा गुल्लक है। हर साल 10,000 रुपए इसमें प्लस करते जाओ, यानी जितना इसकी वैल्यू कम हो रहा है ना, उतना ही गुल्लक में पैसा जमा करते जाओ। सर, गुल्लक में पैसा जमा करेंगे, कहां से करेंगे? कहां से पैसा लाएंगे जमा करने के लिए? सर, जहां से पैसा कमाते हैं ना, उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट होता है ना। हाँ सर, ये नेट प्रॉफिट होता है। ओके, तो इसका मतलब ये गुल्लक में पैसा जमा करने के लिए प्रॉफिट में से ही तो जमा करना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो इसका मतलब जितना गुल्लक में पैसा जमा करोगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सर, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जितना यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू कम होता जाता है ना, वो यहाँ पे घटाना नहीं है, यानी कि यहाँ बढ़ता जाएगा। दो रास्ते, या तो इसमें से घटा घटा के लिखो या फिर इधर उधर बढ़ाते जाओ, ताकि 10 साल बाद यहां से उठा के नया मशीन खरीद लाओगे। मतलब कि ये मशीन अगर 10 साल बाद 1 लाख रुपए वैल्यू खत्म, 0, तो 1 लाख रुपया अचानक से आएगा कहाँ? अगर तुम यहाँ भी 10 साल बाद 1 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास है, अगर ये गुल्लक में अगर पैसा है ये 1 लाख रुपए, तो मशीन खरीद सकते हो ना। हाँ सर, तो दो रास्ते हैं, या तो इसमें से 10,000 घटा घटा के इसको 0 करना 10 साल बाद, या जितना वैल्यू कम हो रहा है ना, यहाँ पे कम नहीं करना है, उतना ही पैसा अपोजिट साइड में यानी लायबिलिटी साइड में गुल्लक में डालते जाओ। और जब गुल्लक में पैसा बढ़ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको फेंक दो कबाड़ में से और इसको दूसरे को दे दूंगा। गुल्लक का पैसा दुकानदार को दूंगा, ये लो भाई 1 लाख रुपए, मुझे मशीन दे दो। तो गुल्लक भी चला गया, पुराना मशीन भी चला गया, दोनों खत्म और नया एसेट्स आ जाएगा। कमाल है ना। हाँ सर, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है सर। हाँ, तो इसी को कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना। क्या कहलाता है? प्रोविजन। और प्रोविजन का एक सिंपल सा मतलब बता दूं कि ये जब भी प्रोविजन आता है, तो प्रोविजन का मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो फ्यूचर में एक सर्टेन यानी फ्यूचर में एक फिक्स लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए ये बनाया जाता है। यानी फ्यूचर में तो एक प्रकार से लायबिलिटी तो है कि फ्यूचर में 1 लाख रुपए जो है वो मुझे इकट्ठा करना है, तो लायबिलिटी एक बाहर वाले को पे करना होता है, एक अंदर वाले को, इंटरनल लायबिलिटी। तो ये इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट होता है। प्रोविजन क्या है? इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट है। अगर फ्यूचर में अराइज हुआ, ये और भी केस में हो सकता है, मैं फिलहाल में एसेट्स के केस में करा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोविजन है, ये प्रॉफिट का वो पार्ट जो फ्यूचर में कोई लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी, हमें पता है नहीं कि 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है, नॉन लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए बनाया जाता है। ओके सर, तो इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा इसका? सर, जर्नल एंट्री हम करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट करते थे सर। अब क्या करेंगे? अब ये नहीं होगा। अब डेप्रिसिएशन की जगह क्या करना है दोस्तों? डेप्रिसिएशन हम करते थे, तो अब नया एंट्री जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है, या फिर ऐसा कह लो डेप्रिसिएशन को आप किससे चार्ज करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किससे?
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद रखना, मतलब कि पहले डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होता था, तो अब हम मशीनरी उतने से कम हो जाता था, अब हमें मशीनरी को कम नहीं करना है, मशीन में से उसकी कॉस्ट माइनस नहीं करना है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन तो कम होगा, मतलब डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लो से, बट मशीन की वैल्यू हमने कम शो किया क्या? नहीं किया कम। तो सर क्या किए, उतने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो उस प्रॉफिट को रिजर्व कर दिया, तो प्रॉफिट को एक रिजर्व कर दिया, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, इसीलिए इसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो कमाल हो गया ना। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो देखो अकाउंट क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक कि इधर से शुरू होगा, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक प्रकार से लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है ना। प्रॉफिट भी एक लायबिलिटी का ही पार्ट होता है, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है सर, तो अब हम फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं, हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब तो समझ में आ गया। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 5. On 1st April 2050, Ajay Limited purchased a machine for rupees 12 lakh. On 1st October 2052, a part of the machinery purchased on 1st April 2050 for rupees 80,000 was sold for rupees 45,000. मतलब 1 अप्रैल 2050 को अजय ने एक मशीन खरीदा 12 लाख रुपए का, और 1 अक्टूबर 2052 को 52 को 1 अप्रैल 2050 यानी कि 1 अप्रैल 2050 को 12 लाख रुपए में जो खरीदे हो, उसका 80,000 रुपए वाला, पूरे 12 लाख रुपए वाला नहीं, 80,000 रुपए वाला वो सोल्ड फॉर रुपीज 45,000, 45,000 रुपए में बेच दिया गया है। And new machinery at a cost of rupees 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company was adopted the method of providing 10% per annum annual depreciation on the diminishing balance of the machinery. Show the necessary ledger account assuming that provision for depreciation account is maintained the accounting year 31st March every year. इसका मतलब हमको इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो कौन कौन से अकाउंट बनाने के लिए इसमें बोला है, वो बोला नहीं है कि कौन कौन सा अकाउंट हमको बनाना है। तो इसका मतलब जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, मेंटेन करने के लिए बोलता है, तो हमको 3 अकाउंट बनाना है, क्योंकि मशीनरी में से तो उसकी कॉस्ट डेप्रिसिएशन घटाना ही नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करना है। तो इसीलिए इसको हम हमेशा कॉस्ट पे शो करेंगे, और इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन को शो करेंगे, और इसमें सेलिंग पार्ट से रिलेटेड शो करेंगे। किससे रिलेटेड शो करेंगे? सेलिंग पार्ट। कमाल है ना। हाँ सर, तो ये फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सर ये इधर कहाँ जा रहे हो? वर्किंग नोट करने जा रहे हैं। देखिए मैंने खरीदा है 1/4/2 कॉस्ट ऑफ, मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ मशीन 1/4/2050 को कितने रुपए का है सर? 12 लाख रुपए का है। इस 12 लाख रुपए में से ना इसको 2 पार्ट में कर दिया गया। कितने पार्ट में कर दिया गया है? 2 पार्ट में। एक तो हो गया आपका सेलिंग पार्ट। क्या हो गया दोस्तों? सेलिंग पार्ट। और दूसरा हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट। क्या हो गया? रिमेनिंग पार्ट। तो बताइए 80,000 रुपए वाला बेचा जा रहा है, और कितने वाला रह गया? इसका मतलब 11,20,000 रुपए। ठीक है ना। हाँ सर, ये कब है? कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2050। कमाल है। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन जो बोला है वो कितना % पर एनम के हिसाब से बोला है? सर डेप्रिसिएशन जो बोला है इस क्वेश्चन में 10% पर एनम के हिसाब से डिमिनिशिंग। तो लगाते जाओ 10% डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो यहाँ पे तो सर 8,000 रुपये आ जाएगा 10%। कमाल है ना पूरे साल का। और यहाँ पे 1,12,000 कमाल है ना। तो अब जल्दी से देख लेते हैं 1,20,000 माइनस 10%, ये तो आपका आ गया 10,08,000 है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा? 72,000। ये बीडी बता सकते हो कब का है? सर ये 1 अप्रैल 2051। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगा दो पूरे साल का, कितना? 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,200। और यहाँ पे 1,00,800। तो इसमें से फिर से 10% अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 9,07,200। और यहाँ पे घटाने पे आएगा 64,800 है ना। हाँ सर, और ये बेचा कब गया है जरा देखते हैं। 1 अप्रैल 2000 बेचा गया है 1 अक्टूबर 2052 को। 1 अक्टूबर 2052
मतलब कि ये जो बैलेंस बीडी आया है वो कब का आया, 1/4/2052, मतलब इससे आगे 6 महीने का और डेप्रीसिएशन लगेगा रिमेनिंग पार्ट का। तो यहाँ लिखते हैं डेप्रीसिएशन ऑन सेलिंग पार्ट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, सेलिंग पार्ट पे डेप्रीसिएशन लगेगा कितने महीने के लिए, इस 64,800 का 10% 6 मंथ के लिए। तो कितना आ जाएगा इसका, 64,800 का 10% और 6 महीने के लिए तो आ जाएगा 3,240 रुपये। इसका मतलब 64,800 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 61,560। तो इसका मतलब आ गया कॉस्ट ऑफ सेलिंग पार्ट, कॉस्ट ऑफ सेलिंग पार्ट कितना आ गया, जो पार्ट बिक रहा है उसका कॉस्ट कितना आ गया, इतना। ओके सर, अब जो आपके पास बचा हुआ है उसका तो डेप्रीसिएशन लगाओगे ना, डेप्रीसिएशन ऑन रिमेनिंग पार्ट। तो डेप्रीसिएशन ऑन रिमेनिंग पार्ट कितना है, 9,07,200 का पूरे साल का 10%। तो मैं 9,07,200 का अगर 10% कैलकुलेट करूं तो 90,720 रुपये। तो अगर यहाँ घटा तो इसमें से 9,07,200 तो कितना आ जाएगा, 8,16,480। कमाल है ना। तो 8,16,480 हमारा ये कंप्लीट हो गया। 8,16,480 बैलेंस सीडी बची है, कौन से वाले का, सीडी ऑन 31/3/2053। कमाल है सर। वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, क्वेश्चन भी हो गया, वर्किंग नोट का ही खेल था। अब जरा देख लेते हैं मशीन खरीदने का एंट्री क्या करते हैं। 2050 की बात हो रही है ना, तो अप्रैल 1 टू बैंक खरीदने की एंट्री तो यही करते थे ना। हाँ सर, M1 कितने रुपए का खरीदे हो सर, 12 लाख रुपए का। अब डेप्रीसिएशन कब लगाते हैं, साल के एंड में, मतलब 2051 मार्च 31। क्या लिखोगे यहाँ पे भाई, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। सर गलत हो गया सर, डेप्रीसिएशन लिखते थे। अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना। तो देखो ध्यान से, इस एसेट्स अकाउंट में सिर्फ एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट लिखना है, जितने में खरीदो लिखो, इधर बैलेंस सीडी बीडी सीडी बीडी सीडी बीडी करते जाओ बस। ओके सर, कमाल है। तो यही आपका टोटल अगर करोगे तो 12 लाख इधर आ गया, 12 लाख यहाँ भी आ जाएगा। तो ये सीडी बीडी करते रहो। टू क्या लिखा जाएगा, बैलेंस बीडी कितना आएगा, 12 लाख रुपए। फिर 2052 मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी कितना आएगा सर, 12 लाख रुपए ही आएगा। टोटल में भी आप 12 लाख रुपए ही लिख देंगे। तो 2052 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना रुपए, 12 लाख रुपए। ओके सर। अब सर बेचा जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बेचा जा रहा है। कब बेचा जा रहा है, अक्टूबर 1 को बेचा जा रहा है ना, अक्टूबर 1 2052 को। हाँ सर, तो बैलेंस सीडी जहां पे लिखते हो ना, 2000 सीडी इधर ही लिखते हो ना। हाँ, तो इधर ही सीडी में लिख दो, या बेचने की एंट्री भी इधर ही करते थे ना। हाँ सर, बेचने की एंट्री तो हम इधर ही करते थे। तो अक्टूबर 1 को तो बेचते थे तो बाई बैंक लिखते थे ना। हाँ, पर हम यहाँ पे हम बेच रहे हैं ना, हम कहाँ पे, डिस्पोजल अकाउंट में। तो जहां पे बेचेंगे ना उसका नाम लिख देंगे। हम सपोज एक काम करते हैं, मशीनरी को हमने डिस्पोजल अकाउंट में भेजेंगे। अब ये अकाउंटेंट का काम है बेचना, तो हम मशीन किसको दे रहे हैं, डिस्पोजल को। तो जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिखेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और ये कॉस्ट कितने वाला बिक रहा है, 80,000 रुपए वाला बिक रहा है ना सर। हाँ सर, 80 कॉस्ट देखना है, सिर्फ कॉस्ट याद रखना। जो मशीन बेच रहे हैं ना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 रुपए। और इसी डेट को पता है एक नई एसेट्स खरीदी गई है, अक्टूबर 1 को टू बैंक, यानी एक और एसेट्स खरीदी गई है, M2 1,58,000। बस, तो खेल खत्म हो गया। कमाल हो गया ना। 2053 यहाँ पे क्या आएगा, मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी
तो देखो 12 लाख में से 80,000 वाला चला गया तो 11,20,000 रुपए वाला बच गया ना। हाँ सर, और 1,58,000 का नया खरीद लिए। तो बताओ 1,58,000 प्लस 11,20,000 आपका आ जाएगा 12,78,000 रुपये। कमाल हो गया, मतलब 13,58,000 रुपये टोटल खत्म हो गया सर। इतना आसान है? हाँ सर, ये बहुत ही आसान है। कमाल है। इसमें सिर्फ BD/CD करते जाना है और जिस डेट को बेची जा रही है मशीनरी डिस्पोजल के थ्रू हम बेच रहे हैं। ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया सर। अब डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बता दिया था ना कि यहाँ पे पहले होता था डेप्रिसिएशन टू एसेट्स अकाउंट, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी उतने से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2051 पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगेगा, मतलब प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे साल के एंड में, तो मार्च 31। कितना आया टोटल डेप्रिसिएशन? तो टोटल अभी 12 लाख रुपए का कितना परसेंट? 10%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये। या फिर ये दोनों का सम कर दो, 1,12,000 प्लस 8,000 दोनों का सम कर दोगे, यही आएगा। अब देखो दोनों साइड हमें मालूम है ना कि जब भी अकाउंट बनाते हैं तो दोनों साइड बराबर करना होता है। तो ये 1,20,000 रुपये आ गया। अब इधर डेबिट में कुछ नहीं है तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 1,20,000 लिखना पड़ेगा सर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू बैलेंस शीट। कैसे आया ये? बैलेंसिंग फिगर आया ये 2051 मार्च 31। ओके, अब CD इधर आया तो BD जाहिर सी बात है कि इधर आएगा। 2052 अप्रैल 1 क्या लिखा जाएगा? बाई बैलेंस BD कितना है सर? 1,20,000 रुपया। ओके, अब फिर से डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 2053। तो 2053 से पहले 2052 में ही क्या हो रहा है? दूसरे साल में ही बेच दिया जा रहा है ना। सॉरी, मैंने यहाँ पे 52 51, तो ये 51 यहाँ पे आएगा। 51 के बाद 2052 दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन लग रहा था ना। हाँ सर, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पूरा किस पे लगेगा? देखो 12 लाख रुपए था, उसमें से पहले साल का अगर 10% घटा दोगे तो 10,80,000, उसका 10% अगर लगाओगे तो आएगा कितना? 1,08,000 रुपये। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों का सम कर लीजिए, इसको और इसको, 1 लाख। क्योंकि मैंने 12 लाख को ही तो दो पार्ट में बांटा था ना, एक जो रिमेनिंग पार्ट, एक वो जो सेलिंग पार्ट, तो दोनों मिला के 12 लाख है। तो दोनों मिला के दूसरे साल का डेप्रिसिएशन इतना लग गया, ठीक है ना। या फिर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कैसे लगा देंगे, यानी कि 1,20,000 12 लाख में से घटा देंगे तो 10,80,000 आएगा, है ना। और इस 10,80,000 रुपये का 10% ऐसे कर लो, या इसको जोड़ दो तब भी आ जाएगा। कमाल है ना। हाँ सर, कमाल तो है। तो ये आ जाएगा 2,28,000 रुपये। 2,28,000 रुपये इधर का क्या आ जाएगा? बैलेंस CD आ जाएगा। टू बैलेंस CD कब? 2052 कब? मार्च 31। अब यहाँ पे 2052 क्या लिखा जाएगा? अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD कितना है? 2,28,000। ओके सर, 2,28,000 रुपये बैलेंस BD है। अब बताओ जो बिक रहा है वो कब बिक रहा है? 1 अक्टूबर को। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन ऑन सेलिंग पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑन सेलिंग पार्ट लगाना पड़ेगा ना साल एंड होने से पहले। हाँ सर, तो अक्टूबर 1 को यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपए आया था सर? 3,240 रुपये। ओके, और इसी डेट को सर जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो 3 अकाउंट बनाना है, और ना ये बेचने की एंट्री करेगा ना ये। तो जो भी बेचने की कहानी है ना, वो मशीनरी किसको भेजेगा? डिस्पोजल को। और डिस्पोजल पूछेगा इससे कि भाई जो आपने भेजे हो वो कितने का कॉस्ट है। तो देखो ये क्रेडिट में है ना, तो इसमें डेबिट साइड जाएगा। लॉजिक तो पता चल गया है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 2052 अक्टूबर 1 तो यहाँ क्रेडिट है, तो दूसरा अकाउंट में डेबिट, और नाम किसका लिखेंगे? मशीनरी। तो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट। तो इसने पूछा भैया जो आपने मशीन भेजे उसकी कॉस्ट कितनी है? तो इसने बताया सर 80,000 रुपये कॉस्ट है, 80,000 रुपये।
अच्छा, अब ये किसको फोन करेगा, इसको फोन करेगा कि भैया ये जो मशीनरी भैया ने हमको 80,000 रुपये वाला सामान भेजे ना मशीन, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लग चुका है। अच्छा, तो ये बताएंगे इनको। तो ये बताने की एंट्री, जब ट्रांसफर की एंट्री किस साइड होता है, जिस साइड बैलेंस सीडी लिखता है, तो बैलेंस सीडी हम इस साइड लिखते हैं ना। हाँ सर, तो बैलेंस सीडी 2052 कब, अक्टूबर 1 की बात हो रही है। तो 2, अब ये इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा है, डिस्पोजल को ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर, पहले जो बिक रहा है उसका 8,000, 7,200, 3,240, तो तीनों का सम कर देंगे 18,440 रुपये। ओहो, तो इसका मतलब देखो डेबिट साइड में है ना, तो इधर क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 2052, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा आपका अक्टूबर 1 बाई कौन सा अकाउंट से आ रहा है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ओके, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना इंफॉर्मेशन दे रहा है, 18,440 रुपये। ओके, इसने भेज दिया इन्फॉर्मेशन, चला गया उसके पास इन्फॉर्मेशन। अब इसके पास जो एसेट्स है उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना साल के एंड में। तो 1 अप्रैल 2022 के 52 के बाद साल कब खत्म होगा, 2053 में। कब, मार्च 31, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन तो जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है सर, रिमेनिंग वाले पे तो लगा है 1 लाख नहीं है, लगा है ये रहा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 90,720 रुपये, ठीक है ना। और नया एसेट्स हमने खरीदा है 1,58,000 रुपये का, तो 1,58,000 रुपये का मैं 10% लगाऊंगा कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर 2052 से 31 मार्च 2053 कितना, 6 महीने का, तो 6 महीने का 10% आ जाएगा आपका 7,900। तो ये 7,900 और 90,720 रुपये दोनों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 98,620 रुपये। अब ये सारा सम कर लीजिए, सम करने पे कितना आ रहा है, 3,29,860 रुपये। और ये इसमें से घटा दीजिए, कितना घटाना है, 18,440, तो 3,11,420। तो ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD कब का, 2053 मार्च 31। तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है जब हम 3 अकाउंट बनाते हैं। हाँ, अभी तो ये रह ही गया है, हमने मशीन को बेचा कितने में है, हमने मशीन को जो बेचा है वो बेचा है 45,000 रुपये में। देखो, तो 80 बेचने की एंट्री अब ये करने वाला है ना, तो बाई बैंक अकाउंट कितने में बेचा, 40,000 रुपये में। तो बताओ 80,000 रुपये उसकी कॉस्ट थी, 80,000 रुपये में क्या कहेगा कि भाई 18,440 तो डेप्रिसिएशन लग गया, बचा कितना, 61,560 वाला कितने में बेच दिए हो, 40,000 में, तो घाटा हो गया ना। हाँ सर, तो घाटा को क्या लिखते हैं, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का है, 21,560 रुपये। टोटल 80,000 रुपये आएगा दोनों साइड का। कमाल है नहीं, कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर, कमाल है। तो ये है बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही है, पार्ट बेचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे 12 लाख का एक हमने मशीन खरीदा था, पूरा नहीं बेचा ना, उसका कुछ पार्ट बेचा, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पार्ट बेचा जा रहा है, पूरा नहीं बेचा जा रहा है। तो जो पार्ट बेचा जा रहा है बस उसमें ये है कि उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें भी बहुत आसान है, उसमें भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। बस उसमें यह है कि 3 अकाउंट नहीं बनाना, उसमें एक ही अकाउंट बनाना है। तो कर लेंगे, वर्किंग नोट बिल्कुल सेम होगा, कैसे कर लेना, सेलिंग पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट, और वहां पे 3 अकाउंट की जगह सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। तो कमाल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।